अब की बार किसकी सरकार? मध्य प्रदेश में वोटिंग हो चुकी है। मतदान फीसद 76.22% रहा है और ये मतदान फीसद किसके चेहरे पर खुशी लेकर आएगा ये तो 3 दिसंबर को ही पता लगेगा। लेकिन मध्य प्रदेश का चुनाव आखिर किन मुद्दों पर लड़ा गया और जो दिग्गज मैदान में उतरे थे उन दिग्गजों की सीट का हाल क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं और इस पर लगातार चर्चा जारी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बुधनी की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद बुधनी से चुनाव लड़ते हैं। यहाँ का वोटिंग परसेंटेज रहा है 81.59%। वहीं छिंदवाड़ा, जहां से कमलनाथ चुनावी मैदान में रहते हैं, वहां का वोटिंग परसेंट है 81.50%। यानी कि दोनों ही अगर आप सीटों की बात करेंगे तो 80% यहां पर मतदान हुआ है। शिवराज सिंह चौहान की सीट हो बुधनी, जहां से उन्हें चुनौती दे रहे हैं विक्रम मस्ताल, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कमलनाथ को जो चुनौती दे रहे हैं वो है विवेक बंटी साहू, बीजेपी के उम्मीदवार हैं। ये दोनों ही सीटें चर्चाओं में रहती है क्योंकि एक पर है अभी वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की जो सीट है वो है छिंदवाड़ा, जहां पर 81.50% मतदान फीसद रहा है। सबसे पहले बात बुधनी की कर लेते हैं। देवेंद्र, बुधनी की अगर बात करें तो ये तो सेफ सीट है और इसके मतदान फीसद को चर्चा की जाए या ना की जाए, या इसके नतीजों का इंतजार किया जाए कि नहीं किया जाए? अब बिल्कुल नहीं है। नतीजे के बारे में पहले से प्राची आप बता सकती हैं कि शिवराज सिंह चौहान एक बड़े मार्जिन से वहां पे उनको जीत हासिल होगी। इसकी रिपोर्ट लगातार मिल रही है और लगातार ग्राउंड से इसके संकेत भी मिल रहे हैं। उसकी वजह भी आप समझ सकती हैं कि जो मुख्यमंत्री इस प्रकार से लगातार इतने लंबे समय तक रहा हो और एक बार फिर से कम उनकी कंस्टिट्यूंसी में तो मैसेज है ही ना कि अगर ये जीते तो फिर से ये मुख्यमंत्री हो सकते हैं। पार्टी के भीतर भले ही रीथिंक हो, अक्रॉस द स्टेट भले ही एक रीथिंक हो कि शायद वो कुर्सी जो है वो ओपन है कि अगर बीजेपी को जीत हासिल होती है तो किसको मिलेगा, लेकिन अपनी कंस्टिट्यूंसी में भली भांति उन लोगों ने ये मैसेज दिया है। उसमें बहुत कंफर्टेबल विक्ट्री है। कांग्रेस पार्टी ने एक कोशिश ज़रूर की थी कि एक जो कैरेक्टर जैसे सेलिब्रिटी कैरेक्टर जैसे व्यक्ति को उतार कर चुनाव को थोड़ा दिलचस्प बनाने की, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि नजदीकी मुकाबला भी हो पाएगा। बड़े मार्जिन से जीत होती नजर आ रही है। ऐसी एक सेफ सीट विजय लक्ष्मी कमलनाथ की है, छिंदवाड़ा। यहां से कमलनाथ को हराना या उन्हें शिकस्त देना मुश्किल है बीजेपी के लिए और अभी ही नतीजा सामने है छिंदवाड़ा का, ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हालांकि विवेक बंटी साहू जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे छिंदवाड़ा के और काफ़ी युवा चेहरा है। 48 साल की उनकी उम्र है और काफ़ी वहां पर वो एक्टिव भी दिखे। लेकिन छिंदवाड़ा जो है वहां पर वर्चस्व कमलनाथ का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले 4 दशकों से छिंदवाड़ा को सेंटर केंद्र बनाकर ही कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की राजनीति की है। 9 बार सांसद भी वहीं से चुने गए और उसके बाद एक बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। इसके अलावा तमाम जो अगर छिंदवाड़ा की बात की जाए, इनफैक्ट जब कमलनाथ केंद्र में मंत्री थे तब भी उनका जो फोकस है वो छिंदवाड़ा ही रहता था। काफी डेवलपमेंट का काम भी उन्होंने वहां किया। तो इसको एक तरह से कह सकते हैं कि ये फोरगॉन कंक्लूजन है कि वहां पर कमलनाथ को हराना जो है बड़ा ही मुश्किल काम है। हालांकि जनता ने क्या डिसाइड किया है इसके लिए 3 दिसंबर का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये एक तथ्य है कि कमलनाथ वहां पर बहुत ही मजबूत स्थिति में है। हालांकि पिछली बार जो है विवेक साहू बंटी कुछ 25,000 के करीब वोटों से उनसे हारे थे, लेकिन इस बार क्योंकि कमलनाथ मुख्यमंत्री पद का चेहरा है और पिछली बार भी 7 सीटें छिंदवाड़ा के रीजन में आती हैं जो कांग्रेस पार्टी के खाते में गई थी और इस बार भी कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि वही टैली एक बार फिर रिपीट होने वाली है। 7 की 7 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। अब क्योंकि मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी है कमलनाथ, तो ऐसे में मुझे लगता नहीं कि कोई सरप्राइजिंग रिजल्ट जो है वो छिंदवाड़ा से आने वाला है। बिल्कुल अनुराग, छिंदवाड़ा की अगर बात करें तो महाकौशल का ये वो सेंटर होता है और हो सकता है आने वाले चुनावों में भी क्या, जिसमें कांग्रेस फिर से बाजी मार सकती है। 2018 के चुनावों में तो बुरी शिकस्त बीजेपी को मिली थी। यहाँ देखिए 2018 में बीजेपी की हार के 2 बड़े कारण थे, 2 बड़े रीजन थे, ग्वालियर चंबल और दूसरा महाकौशल। यहाँ की 38 सीटों में से 24 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के पास आई थी, महज 13 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास थी और जो एक निर्दलीय जो 12 सिवनी से चुना गया था वो भी कांग्रेस का जो बागी उम्मीदवार था। यानी तकरीबन 25 सीटें बीजेपी हारी थी इस रीजन से। महाकौशल अपने आप में एक गढ़ धीरे धीरे बनता गया। गढ़ जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है वो अगर छिंदवाड़ा के लिए किया जाए तो गलत नहीं होगा। कमलनाथ के पास वहां से 9 बार सांसद का चुनाव खुद जीतने, 1 बार पत्नी के जीतने और दूसरी बार ये उनकी विधानसभा का चुनाव है। एक तरीके से छिंदवाड़ा का सीएम उन्हें कहा जाता है। पूरा छिंदवाड़ा मॉडल की चर्चा कहीं भी हो, यहां से लेकर विदेश तक, जब वो केंद्रीय मंत्री थे तब भी कमलनाथ करते थे और उन्होंने कई विकास के काम भी किए हैं जिसके चलते पूरे आसपास की 7 विधानसभाओं का जो विजय है उनको मिली। तो
छिंदवाड़ा की जनता ये भली भांति जानती है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो वो फिर मुख्यमंत्री है। दूसरी तरफ जो बंटी साहू हैं, जिलाध्यक्ष भी हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता भी युवा मोर्चा के रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश के साथ साथ साख भी रही और युवाओं की भी जो है वो पहुंच रही। दूसरी बात, ये बात आती रही है, अब युवाओं में 2018 के बाद से धीरे धीरे इस तरीके से बीजेपी प्रचारित करने की कोशिश करती रही कि कमलनाथ जीतने के बाद जैसे पहले जब सांसद थे, जीतते थे तो दिल्ली चले जाते थे, जीत गए तो चले जाएंगे वापस, तब यहां पर आपके सुनने के लिए कौन रहेगा, इसलिए बंटी साहू को चुनना जरूरी है। हालांकि एक तरीके से अपराजय सेठ अभी तक कही जाती है, लेकिन अमेठी में जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ परिवर्तन देखा गया, बीजेपी मान के चल रही है कि कुछ परिवर्तन जो है आकस्मिक वो यहां पर अब हो कितना सकता है। परिवर्तन होगा ये तो 3 दिसंबर को ही सामने आ पाएगा अनुराग, कि महाकौशल में कितना कमल कर पाता है और कितना कमाल कमलनाथ कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और हॉट सीट की बात कर लेते हैं। बात करेंगे दतिया की, जहां से नरोत्तम मिश्रा चुनावी मैदान में है। दतिया में 79.26% मतदान हुआ है, सामने है राजेंद्र भारती। इंदौर की अगर बात करें, जहां से कैलाश विजयवर्गीय बड़ा फेस ये चुनावी मैदान में है, वोटिंग फीसद यहां का रहा है 69.08, इनके सामने है संजय शुक्ला। तो इन दोनों सीटों का समीकरण क्या कहता है समीर जी? जहां पर बड़े फेस चुनावी मैदान में होते हैं, सिर्फ उस सीट पर ही प्रभाव नहीं पड़ता, आसपास के इलाकों में भी प्रभाव पड़ता है। क्या ये दोनों चेहरे ऐसा कुछ कमाल कर पाएंगे? बिल्कुल, मुझे लग रहा है नरोत्तम मिश्रा के लिए एक बड़ी चुनौती है। आप अगर पिछला चुनाव 2018 का देखेंगे तो नरोत्तम मिश्रा बहुत कम मार्जिन से 4-4.5 वोटों से दतिया से जीते थे। पूरे 5 साल क्षेत्र में उन्होंने काम जरूर किया है, लेकिन उनके खिलाफ नाराजगी जरूर है दतिया के अंदर, और इसलिए अमित शाह को वहाँ पर प्रचार करने जाना पड़ा और चुनाव के एक दिन पहले अमित शाह दतिया गए थे। मुझे लग रहा है नरोत्तम मिश्रा एक कड़ी फाइट में फंसे हुए। हालांकि जो राजेंद्र भारती वो इतने बड़े नेता नहीं है, लेकिन स्थानीय लेवल पर नरोत्तम मिश्रा की जो उपलब्धता जनता के बीच होनी चाहिए थी वो 5 साल नहीं रही है। मुझे लग रहा है इसका थोड़ा नुकसान नरोत्तम मिश्रा को मिलेगा, हालांकि वो सीट निकाल लेंगे। जहां तक इंदौर की बात है, कैलाश विजयवर्गीय वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से कैलाश विजयवर्गीय का गढ़ है इंदौर, वो वहां से महापौर रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, मंत्री रह चुके हैं। इंदौर में उनका दबदबा रहा है, कार्यकाल भी उनका बहुत अच्छा रहा था महापौर का। लेकिन जिस हिसाब से संजय शुक्ला ने पिछले 5 साल वहां पर कार्य किया है, मुझे लग रहा है कैलाश विजयवर्गीय के लिए बहुत आसान इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वर्ग इंदौर लोकल का, जो कैलाश विजयवर्गीय की राजनीति से प्रताड़ित रहा, परेशान रहा होगा, वो वर्ग आज कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ अंदर भीतर खाने में जरूर परेशानी क्रिएट कर रहा होगा। लेकिन उसके बाद भी यह तय है कि कैलाश विजयवर्गीय एक की सीट बड़े अच्छे मार्जिन से निकाल लेंगे। देवेंद्र, कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो जब उन्हें टिकट मिला था, उनके तरह तरह के बयान चर्चाओं में आए थे। उनके बारे में कहा गया था कि चुनाव लड़ने के वो इच्छुक नहीं हैं, खुद उनकी तरफ से ऐसी बयानबाजी की गई थी। कैलाश विजयवर्गीय का मैदान में उतरना कितना फायदा पहुंचा सकता है भारतीय जनता पार्टी को? बहुत ज़्यादा नहीं है। और आप देखें तो जब बंगाल के प्रभारी हटने के बाद लगातार वो ये संकेत दे रहे थे 2 लेवल पे। अगर आप देखें, पहली बात तो ये कि संगठन के लेवल पे ये संकेत उनका था कि आप महासचिव बनने को बहुत इच्छुक नहीं, बंगाल का प्रभारी तो बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज़ की मध्य प्रदेश में विधानसभा की राजनीति अब वो नहीं करना चाह रहे थे, और जैसे बेटे को उन्होंने आगे भी कर दिया। लेकिन जब से उनके बेटे ने बल्ला वाला बयान दिया था, आपको याद होगा, उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में जिस प्रकार से फटकार लगाई थी, उसके बाद से कैलाश विजयवर्गीय के लिए राजनीतिक तौर पर उनका जो सफ़र था, जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, उस पर विराम लगा, एक तरह से बैक गियर में जाना शुरू हुआ। जब अचानक उनको चुनाव लड़ने को कहा गया तो काफ़ी उन्होंने नानुकुर किया, अंदर खाने तो की ही, बाहर भी उन्होंने इस तरह के बयान दिए, तो उससे आप समझ सकती हैं कि अंदर खाने कितनी ज़्यादा उन्होंने नानुकुर की होगी। बावजूद इसके उनको चुनाव लड़ने के लिए कहा जाना, बहुत ज़्यादा फर्क बाकी कई सारी सीटों पर पड़ता नज़र नहीं आ रहा है। और जैसा कि समीर जी ने बताया कि बीजेपी की जो अंदरूनी राजनीति है इंदौर में, उसमें काफ़ी तीखा विभाजन है। उन लोगों को भी एक मौका मिला कि कैलाश विजयवर्गीय को फंसाया जाएगा, लेकिन अंततः उनको जीत हासिल होगी क्योंकि लोगों के बीच वो बहुत ज़्यादा रहते हैं और काम करने में सहज उपलब्ध नेता के तौर पर उनकी छवि हमेशा से रही है। नरोत्तम मिश्रा की बात कर लें तो नरोत्तम मिश्रा की सबसे बड़ी समस्या प्राची ये रही थी, क्योंकि वो गृह मंत्री थे तो बहुत सारे उनके समर्थकों के खिलाफ ये आरोप लगता था कि वहाँ के स्थानीय लोगों को वो परेशान करते हैं, और दूसरी तरफ ये सिर्फ बयानबाजियां में उलझे रहते थे। कल भी आपने देखा होगा कैसा बयान आया था कि अगर विरोधी की जीत हासिल हुई तो पाकिस्तान में खुशियां मनेगी। उससे आप समझ सकते हैं कि वो फ्रस्ट्रेशन किस लेवल का था। और यहाँ पर क्योंकि पिछली बार भी वैसा ही उनका टफ चुनाव था, इस बार फिर से एक बार वैसी ही स्थिति नजर आ रही है। इन दोनों सीटों पर आपका आंकलन क्या कहता है अनुराग? इन दोनों सीटों पर बड़े चेहरे जिनकी साख दांव पर लगी हुई है, और आसपास की सीटों पर किस तरीके का समीकरण बैठेगा?
देखिए, साख कैलाश विजयवर्गीय जी शुरू कर लेते हैं। उनकी साख न केवल उनकी इंदौर क्रमांक 1 की सीट है जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं उस पे है, बल्कि इंदौर की 9 में से 6 सीटें बीजेपी के पास है, बची हुई 3 कांग्रेस के पास है। उन 3 को भी वापस लाने की जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ 38 सीटें मालवा की कही जाती हैं जहां से इंदौर आता है, उसमें से 24 सीटें बीजेपी के पास है। बड़ा गढ़ माना जाता है रहा है, लेकिन जो 13 सीटें कांग्रेस के पास है वो भी चाहिए। दूसरी बात, कैलाश विजयवर्गीय को जब घोषणा हुई कि उन्हें ये टिकट मिला है तो एक तरीके से कहा जाए कि सदमा लगा तो गलत नहीं था, क्योंकि वो जल्दीबाजी में उसी वक्त एक ऐसा बयान दे गए जिसे कांग्रेस ने काफी अपरिपक्व कहा। उन्होंने ये कहा कि मुझे उम्मीद थी कि मैं इस चुनाव के दौरान प्रदेश भर में घूमूंगा, 5 रैलियां प्लेन से करूंगा, गाड़ियों से करूंगा, बड़ी सभाएं करूंगा, और जैसे ही उनके लिए आता है कि उनको चुनाव लड़ना पड़ता है, वो एक जगह इंदौर क्रमांक 1 पर सीमित हो जाते हैं। ताई और भाई, ये 2 की लड़ाई हमेशा से चलती रही है। ताई यानी सुमित्रा महाजन, मराठी वोटर्स तगड़े रहे हैं, सुमित्रा महाजन और उनके बीच की जो लड़ाई है वो हमेशा से दिक्कतें पैदा करती आई है बीजेपी के। इसके अलावा इतर जो सुमित्रा ताई के जो समर्थक है वो अभी भी नाराजगी दिखाई देती है। दूसरा एक सबसे बड़ा फैक्टर रहा वहां पर जो संजय शुक्ला कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं, उनकी छवि काफी वहां पर अच्छी रही है। तमाम जो मुख्यमंत्री, अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तीर्थ संसद यात्रा के जरिए लोगों को तीर्थ के दर्शन कराते रहे, जो संजय शुक्ला रहे हैं उन्होंने अपने पैसों से तीर्थ दर्शन यात्रा कराई है, लोगों से कनेक्ट है, 1-to-1 जुड़े हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने प्रचारित करने की कोशिश की है कि अगर कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री बन जाते हैं या विधायक बन जाते हैं तो जो तमाम जो क्षेत्र के असामाजिक तत्व हैं वो उसको घेर लेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं नरोत्तम मिश्रा की, कद्दावर नेता रहे, उनको बयानबाज और बयानवीर की तरह से ट्रीट करना आखिरी में प्रचारित किया, और खुद प्रियंका गांधी ने मंच से यह भाषण दिया कि उन्हें फिल्मों के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। अपने बयानों के लिए नरोत्तम मिश्रा चर्चा में तो रहते हैं, लेकिन उनकी सीट कितनी चर्चा में रह पाएगी अनुराग, ये जरूर देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ते हैं, एक और हॉट सीट की बात कर लेते हैं। बात करते हैं दिमनी की, जहां से नरेंद्र सिंह तोमर चुनावी मैदान में हैं। दिमनी पर वोट प्रतिशत अगर आप देखेंगे तो 66.18% रहा है। नरसिंहपुर, जहां से प्रहलाद सिंह पटेल चुनावी मैदान में है, जो बिग फेसेस उतारे गए थे बीजेपी की तरफ से, उन सीटों की हम बात कर रहे हैं। नरसिंहपुर की अगर बात करें तो 82.15% यहां पर जो वोट परसेंटेज है वो रहा है। सबसे पहले बात नरेंद्र सिंह तोमर की अगर देवेंद्र कर लें तो ये कितने बड़े फैक्टर साबित हो सकते हैं, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग सबसे टफ माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इनकी सीट की बात करें दिमनी पे प्राची, तो हम लोग तो दिखा रहे हैं कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी समस्या उस सीट पर है वो बीएसपी कैंडिडेट के चलते है। और बीएसपी का जो कैंडिडेट है वहाँ पे ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं, तकरीबन 40,000 के आसपास ब्राह्मण वोट है वहाँ पे, और ट्रेडिशनली वहाँ पे ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई सोसाइटी में राजनीतिक तौर पर वो लड़ाई दिखते रही है, एक दूसरे के खिलाफ वोट करते रहे हैं। तोमर वोट की बात करें तो तकरीबन 55,000 के आसपास है, और उस लिहाज से आप कह सकती हैं कि भले ही कांग्रेस का कैंडिडेट भी तोमर है, लेकिन जो बहुतायत है, क्योंकि बड़े नेता नरेंद्र सिंह तोमर हैं, तो आमतौर पर ऐसे कास्ट में एक कम्युनिटी में एक मैसेज रहता है कि उसी कम्युनिटी का जो बड़ा नेता है, लोगों में बहुतायत तौर पर रुझान उसकी तरफ जाने का होता है। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी के नेता कुछ वोट तो काटेंगे ही। दूसरी तरफ ब्राह्मण वोट जो कि बहुत आसानी से जाता बीजेपी के पास, वो बीएसपी का कैंडिडेट ले रहा है। गुर्जर वोटों में भी पिछले दिनों कुछ एक समस्या हुई थी तोमर वर्सेस गुर्जर की, उसके चलते वहां पर भी नाराजगी है। तो ये सारी चीजें उनके मुकाबले को बहुत टफ बना रही हैं, और वैसे भी दिमनी बीजेपी के लिए कोई सेफ सीट पहले से नहीं थी। तो और उसके बाद बेटे का जो वीडियो आया उसने तो माहौल खराब किया ही किया नरेंद्र सिंह तोमर के लिए। तो ये सारी परिस्थितियां उस चुनाव को नरेंद्र सिंह तोमर के लिए मुश्किल बना रही हैं। बावजूद इसके ये उम्मीद की जा सकती है कि इतने बड़े नेता हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, कई बार वहां पे चुनाव जीत चुके हैं, तो बहुत आसानी के साथ इस चुनाव को निकाल सकते हैं। आसानी के साथ जब मैं कह रहा हूं तो ज्यादा से ज्यादा मार्जिन की बात 8-10 हजार ही आप सोच सकती हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत इजी विक्ट्री है उनके लिए, बहुत मुश्किल चुनाव था। बिल्कुल, और देखिए यही सोचकर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा भी गया है। अब उनका फेस कितना कमाल कर पाता है तो 3 दिसंबर को ही सामने आएगा, जब नतीजे सामने आएंगे। इसके बाद आइए अगली हॉट सीट की हम बात कर लेते हैं, अगले बड़े चेहरे की बात कर लेते हैं। बात करेंगे नरेला की। विश्वास सारंग यहाँ से चुनावी मैदान में है। वोट प्रतिशत इस सीट का रहा है 64%। मनोज शुक्ला कांग्रेस से उनके सामने ताल ठोक रहे हैं। राव की बात करें तो मधु वर्मा यहां से चुनावी मैदान में है। वोट प्रतिशत यहां 72.31% रहा है। जीतू पटवारी यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जो फिलहाल चुनावी मैदान में हैं। दोनों ही सीटों का वोट प्रतिशत जो है वो क्या कह रहा है, नरेला में क्या विश्वास सारंग कमाल दिखा पाएंगे और क्या जीतू पटवारी कोई कमाल दिखा पाएंगे, ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब 3 दिसंबर को जाहिर सी बात है सबके सामने आ जाएंगे।